आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1786 के उस टर्निंग पॉइंट को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इमेजिन कीजिए 18th सेंचुरी का कलकत्ता। सूरज धीरे धीरे हुगली रिवर के ऊपर से निकल रहा है, बड़े बड़े जहाज खड़े हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर्स में एक अजीब सी टेंशन फैली हुई है। देखिए, कंपनी अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रही थी, वो प्रैक्टिकली एक पूरा एम्पायर चला रहे थे। पर प्रॉब्लम क्या थी? उनका पूरा सिस्टम बुरी तरह से फेल हो रहा था। लोकल रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, इंटरनल करप्शन बिल्कुल अपने पीक पर था और एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस इतना ज्यादा था कि उनका कंट्रोल उनके हाथों से स्लिप हो रहा था। ऊपर से मराठास और मैसूर से उन्हें कांस्टेंट थ्रेट्स मिल रहे थे। इस पूरे मेस को फिक्स करने के लिए कंपनी को अर्जेंटली एक नए, ताकतवर और सॉलिड बॉस की सख्त जरूरत थी। एक ऐसी अथॉरिटेटिव फिगर जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम बना सके। सेक्शन 1 एंटर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए इसमें डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस केओटिक सीन में आखिर कौन एंट्री मारता है। हम 1786 की बात कर रहे हैं और लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम पर एक हाईली सॉट आफ्टर लीडर थे। इंटरेस्टिंगली, अमेरिकन रेवोल्यूशन में हारने के बावजूद उनकी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट ब्रिटिश पॉलिटिकल और मिलिट्री सर्कल्स में इतनी सॉलिड थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में उनको इंडिया भेजना चाहती थी। ये डॉक्यूमेंट हमें एग्जैक्टली वही बताता है कि उन्हें यहाँ लाने के बैकग्राउंड में क्या इंटेंस गेम चल रहा था। तो इस सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऑफिशियली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हाईली प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफर की गई। उस जमाने में ये इंडिया में कंपनी की सबसे सुप्रीम पोस्ट थी। लेकिन कॉर्नवालिस वो एक बेहद स्ट्रांग विल्ड इंसान थे। उनको पास्ट हिस्ट्री का पूरा आइडिया था। वो जानते थे कि उनसे पहले आने वाले लीडर्स जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स अपने ही काउंसिल मेंबर्स के साथ हमेशा एक एंडलेस फ्रिक्शन में उलझे रहते थे। उनका अपना ही काउंसिल उनको प्रैक्टिकली अंडरमाइन करता था। तो ये प्रेस्टिजियस पोस्ट असल में एक फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैप बन चुकी थी और कॉर्नवालिस ब्लाइंडली इस ट्रैप में फंसने वालों में से तो थे नहीं। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बिना किसी सॉलिड और हेवी लेवरेज के वो ये ऑफर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 2 टू बिग डिमांड्स। यहां से शुरू होती है वो हाई स्टेक्स नेगोशिएशन जहां कॉर्नवालिस ने अपनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस गवर्नमेंट के सामने रख दी। उन्होंने सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एग्जैक्टली 2 डिमांड्स रख दी, सिर्फ और सिर्फ 2। ये उनका एक तरह से टेक इट और लीव इट वाला मूवमेंट था, जहां उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब तक ये 2 एब्सोल्यूट नॉन निगोशिएबल शर्तें पूरी नहीं होती, वो इस रोल के बारे में सोचने तक को तैयार नहीं है। जरा इस शॉक वैल्यू को आप इमेजिन कीजिए। एक सिंगल इंसान पूरी की पूरी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा था। ये अपने आप में कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड और वाइल्ड था। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसे इन दोनों डिमांड्स ने आने वाले ब्रिटिश रूल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। चलिए इस सस्पेंस को थोड़ा ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि आखिर उनकी ये गेम चेंजिंग शर्तें थी क्या। उनकी पहली डिमांड थी अपने काउंसिल की डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर। एक टेंस्ड कॉलोनियल काउंसिल चेंबर इमेजिन कीजिए जहां सारे मेजर डिसीजंस मेजॉरिटी वोटिंग से होते थे। ये सिस्टम ओरिजिनली इसलिए बनाया गया था ताकि किसी एक के पास ज्यादा पावर ना आए, पर प्रैक्टिकली इसकी वजह से हमेशा स्टेलमेट्स और वीक गवर्नेंस का माहौल रहता था। कॉर्नवालिस ने सीधा कह दिया कि उन्हें स्पेशल केसेस में अल्टीमेट वीटो पावर चाहिए ही चाहिए। अगर उनकी खुद की काउंसिल उनके खिलाफ भी वोट करे तो भी उनके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उन डिसीजंस को पूरी तरह से ओवररूल कर सकें। वो किसी डेमोक्रेटिक पर इनएफिशिएंट केओस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्हें क्लियरली हर हाल में फाइनल से चाहिए था ताकि वो डिसाइसिवली एक्ट कर सके। उनकी दूसरी डिमांड और भी ज्यादा ग्रैंड थी, कमांडर इन चीफ का टाइटल। देखिए, उस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ब्रांचेस के बीच बहुत ज्यादा फ्रिक्शन रहता था। अक्सर ऐसा होता था कि मिलिट्री जनरल्स सिविल गवर्नर की बात ही नहीं मानते थे और खुद अपनी मर्जी से वॉर्स शुरू कर देते थे। तो अपने दिमाग में एक डिसिप्लिन्ड ग्रैंड मिलिट्री परेड की पिक्चर लाइए। कॉर्नवालिस ने इंसिस्ट किया कि उन्हें सिर्फ सिविल ड्यूटीज या थोड़े बहुत पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहना है। उन्हें यह इंश्योर करना था कि कोई भी रोग जनरल आकर उनकी सिविल अथॉरिटी को चैलेंज ना कर दे। इसलिए उन्होंने कंडीशन रखी कि गवर्नर जनरल की पोस्ट के साथ साथ उन्हें सुप्रीम मिलिट्री कमांड भी मिलनी चाहिए, यानी कि पूरी फौज की ताकत सीधे उनके हाथ में। अब यहां थोड़ा पॉज लेते हैं। तो इस पूरे ड्रामा का रिजल्ट क्या निकला? आपको क्या लगता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट हिस्टोरिकली इस बात के बेहद खिलाफ थी कि किसी एक सिंगल इंसान को इंडिया में इतनी ज्यादा पावर दी जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो वहां जाकर एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर ना बन जाए। तो क्या उन्होंने सच में एक सिंगल इंसान की इन मैसिव और अनप्रेसिडेंटेड डिमांड्स के आगे घुटने टेक दिए होंगे? ये वाकई में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर मोमेंट था। सेक्शन 3 द एक्ट ऑफ 1786। बिलीव इट और नॉट, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्चुअली पूरी तरह से अग्री कर गई। उन्होंने स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस को इंडिया लाने के लिए एक पूरा नया कानून पास कर दिया,
जिसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों प्रोविजंस को लीगली ग्रांट करना था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस एक्ट ने फाइनली क्या किया। इसने प्रैक्टिकली सुप्रीम सिविल और मिलिट्री पावर एक ही इंसान के हाथों में डाल दी। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्रिएट की गई जिसने आगे चलकर पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या पावर सेंट्रलाइज करने के इस एक सिंगल मूव ने ही आने वाले समय में माइटी ब्रिटिश राज की नींव रखी थी? क्योंकि जब इतनी मॉन्यूमेंटल अथॉरिटी किसी एक लीडर के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, तो हिस्ट्री फॉर श्योर हमेशा के लिए बदल जाती है। आई होप आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इस मासिव हिस्टोरिकल पावर प्ले को और भी गहराई से समझने में मदद की होगी।